हो गई पीर परवसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गांव, हर नगर, हर गली में हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में सही, हो कहीं भी ये आग चलनी चाहिए। हो गई पीर परवसी पिघलनी चाहिए। जय हिंद। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त। आज फिर वही हम मध्यकालीन इतिहास शुरू करने वाले हैं। और मध्यकालीन इतिहास में मैंने कल बाबर का इतिहास बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया था। यानी गुरुजी हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे मुगल काल। और मुगल काल का जो संस्थापक था वो था बाबर। बाबर का बेटा था जिसका नाम क्या था? हुमायूं। आज जो बात पढ़ेंगे वो किसकी पढ़ेंगे? हुमायूं। हुमायूं का गुरुजी शासनकाल कब से कब तक था? 1530 से 1540 और एक बार 56 में शासक बनेगा। गुरुजी ऐसे कैसे? समझ जाओगे धीरे धीरे। हुमायूं की अगर बात की जाए तो हुमायूं के पिता का नाम था बाबर। क्या नाम था? बाबर। हुमायूं की माता का नाम क्या था भाई? महाम अंगा। हुमायूं की मां का नाम था महामंगा। इस हुमायूं का जो जन्म होता है वह 6 मार्च के दिन, कब भाई? 6 मार्च 1508 के अंदर। कहां पर हुआ? काबुल में। काबुल किसकी राजधानी है मेरे भाई? अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के अंदर जन्मता है हुमायूं। हुमायूं का अर्थ बाबर ने हुमायूं नाम इसलिए दिया था क्योंकि हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली। यह बाबर के लिए शायद भाग्यशाली था लेकिन अपने लिए भाग्यशाली नहीं था। क्यों गुरुजी? क्योंकि एक इतिहासकार है जिसका नाम है लेन पूल। लेन पूल ने कहा था कि जो हुमायूं था वो जीवन भर ठोकरें खाता रहा, जीवन भर ठोकरें खाता रहा। ये बात कौन लिखता है? ये बात लिखता है लेन पूल। लेन पूल भी ना मिल जाए, लेन पूल भी मिल जाता है। ठीक है, अब देखो, जीवन भर ठोकरें खाता रहा, ये बात मिली। हुमायूं के मतलब अगर अपने बात करें कि हारने का कारण क्या था, मतलब ये असफलता का कारण, असफलता का कारण। हुमायूं असफल क्यों हो रहा था बार बार? असफलता का कारण एक ही माना जाता है, वो है कमजोर चरित्र। हुमायूं की असफलता का कारण क्या था? कमजोर चरित्र। कमजोर चरित्र गुरुजी कैसे था? क्योंकि ये इतना कमजोर चरित्र का व्यक्ति था कि इसने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया था। भाइयों में तो बांटा ही बांटा, चाचा तक टावरान दे दिया। गुरुजी कैसे? वो बाबर के 4 बेटे थे जिसमें से एक का नाम है हुमायूं। हुमायूं के बाद जो बेटा था उसका नाम था कामरान। कामरान के बाद जो बेटा था उसका नाम था अस्करी। और अस्करी का भाई था यानी बाबर का बेटा जिसका नाम था हिंदाल। इसका चचेरा भाई भी था जिसका नाम था सुलेमान। देखो गुरुजी बताओ कि के बांट दिया साम्राज्य, इन पश्चिम पूर्व सारा बांट दे। देखो कामरान को दिया, कैसे कामरान, कैसे काबुल और कैसे कंधार। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि काबुल व कंधार की जागीर किसे दी थी? कामरान को। तो क्यों कामरान, क्यों काबुल और कंधार? संभल सौंप दिया था अस्करी को। संभल पानीपत के अंदर पड़ता है। कल है भाई मार मजा। हिंदाल को दे देता है राजस्थान के अंदर मेवात वाला एरिया, यानी उत्तर प्रदेश के आसपास का जो एरिया ना, भरतपुर के आसपास का, वो चचेरा भाई सुलेमान था, उसको दिया दरखसा। दरखसा की जो जागीर है वो किसे दे दी थी? चचेरे भाई सुलेमान को। बताया जाता है कि दरनी बदखसा। बताया जाता है कि हुमायूं शासक बनने से पहले कहां का गवर्नर था? दोखसा का क्या था? गवर्नर। तो हुमायूं याद रखना बदखसा का गवर्नर रहा था शासक बनने से पहले। गुरुजी आ बात भी हमारे समझ में बड़ी आती है। अभियान कौन बताऊं? अभी थोड़ा जीवन बताऊं। ज्योतिष का अंधा भक्त था हुमायूं। इतो बड़ो हो कि हफ्ता में 7 दिन हुआ और 7 अलग अलग रंग की पोशाक पहनता था। कि क्या पहनता था? पोशाक। अफीम का शौकीन था, अफीमची था। मेंस में जैसे प्रश्न आ जाए कि हुमायूं एक सफल
शासक था, बताइए कैसे। अब तुम उनको झुठा तो नहीं सकते गुरुजी, सफल तो ये था ही नहीं। तो मेरे भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, ये भारत का एकमात्र ऐसा राजा हुआ था जिसने अपना साम्राज्य पूरा गंवाने के बाद भी पुनः भारत पे अधिकार किया था। पहली बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात, अब फिर कहोगे तुम गुरुजी ये सफल कैसे हो सकता है, क्योंकि अफीमची था। तो मैं आपको एक बात बता दूं, मुगल वंश में जितने भी राजा होंगे लगभग सभी राजा अफीमची होंगे, अफीम का सेवन करेंगे। तो ये कोई इसकी असफलता का कारण नहीं था, है ना। बिल्कुल गुरुजी। तो हुमायूं की बात मेरे को लग रहा है आपको सामान्य परिचय वाली समझ में आ गई। गुरुजी हुमायूं की माता का नाम लिख लिया, चलो ठीक है। अब देखो हुमायूं जैसे ही शासक बनता है, हुमायूं सोचा कि के ठा में के बन गयो, चेक तो करांगे कितनी की ताकत है। जी हाँ, के करे कि आपा जी के पढ़ा ला रहा, और जब हिस्ट्री जैसे ही पूरी हुई तो यहाँ मन में लग जाओगे यार ज्ञान बहुत ज्यादा आ गयो। तो ज्ञान को क्या करा बाटा, छोटे बच्चे के सामने जाके पूछा बता रहे बाबर कितना साल राज करो भारत में। अब उस बेचारे को यही नहीं पता बाबर कौन है, उसके साथ पंगे लेने का है फायदा। मतलब मैं कहने को अर्थ हो बताऊं कि एक बार जी हाँ ताकत आ जाए ना शरीर में तो कमजोर बंदा पर अपनावागा। ताकत आ जाए, अपनाने का तरीका है कि डंकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, डंकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन ना करो तो बराबर वाले से पंगे ले लो, या तो थे अगला विद्वान बना देगा या थाना अगलो विद्वान बना देगा, एक ही काम हो वो है कौन ही। बिल्कुल गुरुजी। तो सुनो मेरी बात ध्यान हो, मैं कहो था ना कि हुमायूं अब देखो शासक बन गया, और शासक बनते ही पता को नहीं के बन गए। देखो के बन गए, तो हुमायूं के सामने दो बड़ी शक्तियां आ रही थी, एक और दो। एक शक्ति जो बड़ी थी उसका नाम था बहादुर शाह। बहादुर शाह जो था वह गुजरात का शासक था, और एक शासक अपने कालिंजर का था प्रताप रुद्रदेव। ये तो छोटी मतलब इतनी बड़ी शक्तियां नहीं थी, छोटे छोटे साम्राज्य थे। सबसे पहला आक्रमण शासक बनते ही एक साल बाद 1531 में कर देता है कहां, प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव कहां का राजा था, कालिंजर का। प्रताप रुद्रदेव की यहां पर क्या हो जाती है, हार, और प्रताप रुद्रदेव जी हार्यो, ले 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 मैं तो बहुत खतरनाक राजा हूं। हुमायूं यहां बोलो कि मैंने तो पहले युद्ध किया जिंदगी, और पहला युद्ध राजा मेरे बापू में नहीं है। तो देख बेटा शेरशाह सूरी को कितना ताकतवर है ये, और शेरशाह सूरी यही बोलता हूँ कि साड़ा का मार दियो थप्पड़ तो मर जाओ, मेरे में तो बहुत ताकत है, मैं तो नहीं मरूंगा। चलो शेरशाह सूरी। अब देखो शेरशाह सूरी वाले बैल, ये कलिंजर जो स्थान है वो बंगाल के अंदर है, पश्चिम बंगाल में। यहां से जब ये लौट रहा था तो एक स्थान है धोरिया। धोरिया स्थान पड़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर। एक युद्ध होगा जिसका नाम है धोरिया का युद्ध। कौन सा युद्ध, धोरिया का युद्ध। धोरिया के जो युद्ध में था व्यक्ति उसका नाम था आलम खान लोधी, एक तरफ, और दूसरी तरफ हुमायूं। बाबर बोलता हूं कि बेटो कमजोर है, तो इसने सोचा कि साथी में कमजोर है, इसने पंगे ले लिए हुमायूं के साथ। हुमायूं मारा, पकड़ गए, भड़ीड़ बडाड़ भड़ीड़ मारा, टिका गए। जैसे ही मारी जान बचाकर भागा भाई, और भागकर आ गया चुनारगढ़। कहां आ गया, चुनारगढ़। गुरुजी चुनारगढ़ कहां है, दक्षिणी बिहार के अंदर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम क्या है, चुनारगढ़। ये चुनारगढ़ किसके अंडर में था, ये था बाहर खां लोहानी के। बाहर खां लोहानी। बाहर खां लोहानी की मृत्यु हो जाती है 1528 में। इसकी विधवा पत्नी थी जिसका नाम था दूदू बेगम, और दूदू बेगम से निकाह कर लेता है बाद में कौन, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी से निकाह करके चुनारगढ़ पे अधिकार कर लेता है। समझ में आ गई क्या बात, गुरुजी आ गई। बाहर खां लोहानी की पत्नी जिसका नाम था दूदू बेगम, बाहर खां लोहानी की 1528 में मृत्यु होगी। 1528 में जैसे ही इसकी मृत्यु होती है, अब मैं थोड़ी सी आपको एक बात सुनो। हुमायूं का जो राज तिलक होता है ना मेरे भाई, वो होता है 30 दिसंबर 1530 में, और बाबर की मौत होती है 26 दिसंबर को। तो याद रखना 30 दिसंबर के 4 दिन बाद राज तिलक होता है आगरा के अंदर। 23 वर्ष की आयु में हुआ था। ये तो आप निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगरा के अंदर है ना।
1528 में बाबा बार खान लोहानी मरते ही इसने क्यों निकाह किया? निकाह इसलिए किया, इसने सोचा अगर मैं इसे निकाह कर लूंगा तो हम दोनों चुनारगढ़ पे अधिकार कर लेंगे, चुनारगढ़ के अंदर रहने लग जाएंगे। दुदू बेगम से निकाह किया और चुनारगढ़ के ऊपर अधिकार। गुरुजी दुदू बेगम कितना साल की कमी और वो कितना साल को ईगो जन्म हो 1572 में, कितना साल को रहो देख लियो, अंदाजो मार लियो। बेजवाड़ा पंजाब के अंदर शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था। चुनारगढ़ पे शेरशाह सूरी का अधिकार हो गया। सुनो ध्यान से मेरी बात। अब आलम खां भाग्यो और चुनारगढ़ के अंदर आ गयो किला में। चुनारगढ़ का किला में आयो कहा मालिक बचाओ, शेरशाह सूरी ने बोलियो मालिक बचाओ। हुमायूं ही पीछे भाग्यो का साड़ा रूप किने भागे और बतावे कबट को भर लियो आप भाग्यो तो आगे, वो तो भाग्यो आगे अधिकार कर लियो। चुनारगढ़ ने घेर लियो, 6 महीने तक घेराबंदी रखी। शेरशाह सूरी का हुमायूं तो वास्तव में ताकतवर है। ये गए हुमायूं के पास, बोला देख हुमायूं मैं तेरा बाप को नमक खायो है तो तू मेरे साथ युद्ध ना कर, मैं तेरे अधीन हूँ, मैं आपके अधीन होना चाहता हूँ। शेरशाह सूरी ये बात बोला किसको? हुमायूं को, कि मैं तेरे अधीन होना चाहता हूँ। हुमायूं का देखा कितनी ताकत है मेरे में, लो मेरे बापू ये कहते कि इसके लिए तो तलवार की जरूरत भी नहीं है, देखो आज ये कदमों में पड़ा हुआ है। इतनी बात सुनकर हुमायूं ने इसको छोड़ दिया, गलत तू जी मैं जाऊं मेरे घरे। हुमायूं वापस आ गया दिल्ली। अब बहादुर शाह पंगा ले लगे पीछे। बहादुर शाह की बात बताऊं था ना तो मैं सुनो। बहादुर शाह के सपक्ष 1534 से लेके 38 तक अभियान करते हुए रियो हुमायूं, याद रखनी है बात। अच्छा एक युद्ध याद रखना है गुरुजी, युद्ध का नाम क्या है? बहादुर शाह का एक सेनापति था जिसका नाम था इकतावर खां। इकतावर खां के साथ एक युद्ध होता है चंपानेर का युद्ध। चंपानेर का युद्ध गुरुजी कब होता है? 1535 में। चंपानेर के युद्ध में इकतावर खां बुरी तरह हार जाता है। किससे? हुमायूं से। अब हुमायूं को और भी मनोबल बढ़ा कि वास्तव में मैं तो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हूं, क्योंकि सबसे पहले किसको हराया? 31 में प्रताप रुद्रदेव को। 1532 में कौन सा युद्ध होता है? एक साल बाद दोहरिया का युद्ध, 2 नहीं तो देखो 32 में 2 नहीं, दोहरिया का युद्ध 32 में हुआ। 35 के अंदर इकतावर खां को हराया, ये बहादुर शाह की सेना की तरफ से गया था। अब इसके साथ आप एक वो राजस्थान वाला साका और याद रखना, वो कौन सा? वो बताया था 1534-35 मेवाड़ या चित्तौड़ का दूसरा साका। दूसरा साका देखो, खानवा का युद्ध में बाबर आपकी बेटी को दर्जो देके जावा किन है? कर्मावती। कर्मावती सांगा की पत्नी थी। कर्मावती का बेटा था विक्रमादित्य। और इसका जो बेटा था ना विक्रमादित्य, ये जो विक्रमादित्य था और इसके 2 सेनापति थे कर्मावती के, जाला अज्जा और बाघ सिंह। उधर सेना लेकर आया था बहादुर शाह। बताते हैं कि पहली बार बहादुर शाह ने जब आक्रमण किया था इस मेवाड़ पे, तो इसने सोचा कि एक महिला है, क्योंकि ये तो छोटे थे विक्रमादित्य और तो कर्मावती। तब बहादुर शाह को कर्मावती ने अशरफियाँ हीरे वगैरह देकर इसे संधि कर ली थी। संधि करते हैं बहादुर शाह तो कह आ भी डर गई मैं रहूँ, तो बहादुर शाह ने पुनः आक्रमण किया। और आक्रमण कब किया? 1534-35 में। 1534-35 में बहादुर शाह ने जब पुनः आक्रमण किया तो बताया जाता है कर्मावती इसको ननिहाल भेज देती है विक्रमादित्य को, और जाला अज्जा और बाघ सिंह यहाँ पर ये बुरी तरह से हार जाते हैं युद्ध। कर्मावती हुमायूं को राखी भी भेजती है। हुमायूं को क्या भेजी? राखी, क्योंकि हुमायूं की क्या हुई? बहन, बाबर की बेटी तो हुमायूं की बहन। बहादुर शाह ने कहा कि भाई साहब यह है एक जिहाद युद्ध है। जिहाद मतलब यह है एक धर्म युद्ध है, इसके अंदर आप मत आओ। तो हुमायूं बताते हैं कि धर्म के कारण, धर्म में पहला बीच में हस्तक्षेप करता कौन लोग? तो बताई जाए हुमायूं आया नहीं। तो यहाँ कर्मावती के नेतृत्व में क्या हुआ था? जोहर। तो यह था मेवाड़ का दूसरा साका। कर्मावती के नेतृत्व में 13,000 महिलाओं ने जोहर किया था। याद रखना, यह विश्व इतिहास का सबसे बड़ा साका था।
विश्व इतिहास का सबसे, या भारतीय इतिहास या राजस्थान इतिहास का सबसे बड़ा साका मेवाड़ का जो दूसरा साका हुआ था, चित्तौड़ का जो दूसरा साका हुआ था वही था। अब देखो बहादुर शाह ने चित्तौड़ को जीत लिया था। अब कहानी क्यों है गुरुजी, अब कहानी देखो क्यों है। हुमायूं को मनोबल धीरे धीरे दिन ब दिन बढ़तो जाओ ला रहे हो कि मैं के ठाकी बढ़तो जाओ ला रहा हूं दिन ब दिन। अब हुमायूं अंतिम रूप से 1538 के अंदर बहादुर शाह को हरा देता है। बहादुर शाह को परास्त किया। अब ये बहादुर शाह, और याद रखना मुगल वंश का प्रथम शासक, या दिल्ली का बोल दो आप प्रथम शासक जिसने गुजरात पर सैन्य अभियान किया था वो कौन था? सॉरी, मुगल वंश का है प्रथम, मुगल वंश का प्रथम शासक जिसने गुजरात में सैन्य अभियान किया था वो कौन था? हुमायूं। ये तो प्रश्न आया था एग्जाम में, इसलिए मैंने बता दिया। बाकी आप समझते हो बाबर बापड़ो को दिल्ली छड़ गए को नहीं, बस अपने सांगा तक युद्ध करके रह गयो, दिल्ली छड़ गए कौन, तो इसलिए याद रखना प्रथम शासक ये था गुजरात पे। ये प्रश्न आया हुआ है। 1538 में बहादुर शाह ये काम, इसको बहादुर शाह कराया। 1538 में इसे याद आया एक व्यक्ति, कौन? शेर शाह सूरी। याद क्यों है गुरुजी? जब बहादुर शाह को हराया तब इसने कहा कि बहादुर शाह ने कि मैं तो तेरे चलो कोई नहीं अधीन हो गयो, उसको कैसे अधीन करेगा? बोलो किसको? शेर शाह सूरी। क्या मुकदमा में पड़ गया? अब तो धोखमारी कई दिन पहला तो भाई साहब बंगाल पे अधिकार कर लिया है ताकत तो छीन ले। बेटे बंगाल की राजधानी गौड़। याद रखना हुमायूं ने गौड़ का नाम बदल के जन्नताबाद कर दिया था। गौड़ का नाम बदल के क्या कर दिया था? जन्नताबाद। ओ बोलो घिसो फेर राजू अभी तो जागी। हुमायूं करता है पुनः 1538 में शेर शाह सूरी पे बंगाल के अंदर अभियान, और हुमायूं ने गौड़ के ऊपर अधिकार कर लिया और गौड़ का नाम बदल के क्या कर दिया? जन्नताबाद। हुमायूं बोले और भाग जान बचा के हटाऊं, सॉरी शेर शाह सूरी बोले भाग जान बचा के, और शेर शाह सूरी भाग के आ गया अपने किल्ली और आगरा का आसपास का एरिया में। ओके कि यार मैं राजो बने 1530 में। कौन बोले? हुमायूं। 30 के बाद 31 में युद्ध करो, 32 में करो, इसके बाद मैंने 34 में किया, 35 में किया, 38 में किया, और 38 में आ गया, 38 में करते हो। थोड़ा सुख का दिन तो देखेगा नहीं। मतलब यही तो कहते हैं कि इसका कमजोर चरित्र था। यहाँ शौक तैयारी कर ला यहाँ पर सारा, तो क्या सोच रहे 8 महीना हुआ तैयारी करता ने, सुख एक दिन ही कौन देखो नौकरी लगा बोला रहा, 8 महीने से नहीं लगोगे। रेयर चांस होते हैं जो लग जाते हैं मेरे भाई। दिल से पूरी जी जान से तब तक मंजिल नहीं मिल जाती, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। लेकिन ये ज़रूर है एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी। अगर मंजिल नहीं मिली तो एक बेहतर इंसान ज़रूर बन जाओगे, ये मेरे को इतना पता है। अगर आप बेहतर पढ़ लेते हो तो कभी मतलब ऐसे नहीं किसी के सामने ऐसे करोगे मतलब अपना अच्छा बिजनेस भी कर सकोगे। लेकिन पूरा फोकस रखो कि जॉब लेनी है, पूरी डट के मेहनत करेंगे और इसी भर्ती के अंदर फाइनल सिलेक्शन लेंगे। देखो और मिठाई को डब्बो कौन बोल रहा है, क्योंकि मैं तो खुश होता हूँ सिलेक्शन देखे। फिर मैं कहूँगा मैंने उसे जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसे गलते देखा। मैंने उसे जब जब देखा धूरी जैसे चलते देखा, है ना। तो मैं आ बात बोलने जोगो है नी। शेर शाह सूरी जान बचा के भाग्यो, गौड़ के ऊपर अधिकार करके 8 महीने तक रेस्ट किया, आराम किया। किसने? हुमायूं ने। कहा कौन करूँ आक्रमण। 8 अच्छी दारू पीतो, अफीम को सेवन करतो और आयस प्रवृत्ति का था, डांस वगैरह देख रहा था। इधर भाई साहब शेर शाह सूरी ने क्या किया, इन्ना भाई जी 8 महीना में डांस देख ला रहे हैं। कड़ा प्रांत का नाम सुना है, बहराइच, कन्नौज सुनते रहना मेरे भाई, चुनारगढ़, बनारस, आगरा के ऊपर अधिकार कर लिया था हिंदाल ने। हिंदाल इसका भाई था ना, उसने अधिकार किसके ऊपर कर लिया था? आगरा। और इसने आगरा पे अधिकार करते हुए स्वयं को भारत का बादशाह घोषित कर दिया।
अब देखो भाई जी तो 8 महीना रेस्ट करो और पिछों की कहानी होगी। शेरशाह सूरी इतने प्रांत अपने अंडर में ले लेता है और इंदाल खुद ना भारत को राज्य बना दियो। 8 महीने बाद आंख खुली और बाहर निकला गौड़ से और देखा, सुना लोगों से कि शेरशाह सूरी अब वो शेरशाह सूरी नहीं रहा, बहुत साम्राज्य इसके पास। और इंदाल जगोत्रो भाई जिन्हें तूने मेवात सौंपा था, उसने देख आगरा में खुद को बादशाह घोषित कर दिया है। और बात कहते हैं हुमायूं का झटको लागो और लागते हैं बोलो नींद मेरा चैन मेरा लौटा दो। बोलिया किसा लौटा दो, चलो फटाफट आप शेरशाह सूरी छिना बे जितना प्राण छिने। अब देखो यहां आएगा कहानी के अंदर टर्निंग पॉइंट। अब एक तरफ खड़ा है शेरशाह सूरी इतने प्रांतों के ऊपर अधिकार करते हुए, और वर्तमान के अंदर ये खड़ा था बिहार के अंदर, यानी वर्तमान उस समय की बात बता रहा हूं। हुमायूं गोड़ से चला और बिहार के रास्ते आ रहा था दिल्ली की ओर। हुमायूं आगे देखता है एक बहुत विशाल सेना, किसके पास? शेरशाह सूरी के पास। गंगा नदी बहती है इसके पास से ही, और गंगा की एक सहायक नदी है जिसका नाम है करमवासा नदी। हुमायूं जिको हो वो निचली, जी हाँ वो खड़े हो बा ऊंची भूमि, हुमायूं का नवा नीची भूमि। हुमायूं आपकी सेना गोला बारूद वगैरह हटा खड़ा कर रखा, एक तरफ हुमायूं एक तरफ शेरशाह सूरी। हुमायूं बोला रहा पर नट जा, शेरशाह सूरी कहा मैं पहले वाला नहीं रहा, तू आ इधर तेरे को बताता हूं मैं कौन हूं। हुमायूं बोलो तू आ तेरे मैं बताऊं कौन हूं। तू आ तू आ तू आ तू आ करता है। दिन बीत गया 6 माह। 6 महीना बाद दोनों तो आगे पीछे सरक्या को नहीं, लेकिन यहां बहुत ही भयानक क्या हुई? वर्षा। और वर्षा हुई तो इसके पास जो गोला बारूद था वो भीग गया और खराब हो गया। इसके साथ साथ करमवासा नदी के अंदर क्या आ गई? बाढ़। और बाढ़ के अंदर हुमायूं की पूरी सेना घोड़ा बोड़ा सारा बह गए। जैसे ही घोड़े बहे हुमायूं ने तैरनो को नहीं आता, गुतुक 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 गुचलुक 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 कर लागो, हाथ मार लागो इन्हें भी ने। अब एक व्यक्ति जिसका नाम था निजाम बिस्ती। निजाम बिस्ती एक मछुआरा था। निजाम बिस्ती ने हुमायूं को पानी से निकाला और इसकी जान बचाई। और जान बचा के बोले ना तैरना हो तो ना करो। इसने कहा हालात खराब है भाई, क्या बताऊं तेरे को, पूरा अपनी स्टोरी बताई। बताने के साथ एक बात और बोली, देखो अब तो मेरे दिन चल रहे खराब, लेकिन कभी मेरे एक अच्छे दिन आए और मैं कभी भारत का शासक बना तो वादा तेरे को एक दिन दिल्ली का या पूरे भारत का राजा जरूर बनाऊंगा, एक दिन के लिए। और बताया जाता है ये बनाता भी आगे, वो बाद में कहानी पूरी बताऊंगा कैसे बनाया था। गुरुजी ये युद्ध कौन सा था? ये युद्ध था मेरे भाई चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध गंगा की सहायक करमवासा नदी के किनारे लड़ा गया था 1539 के अंदर। गुरुजी बात आ हमारे समझ में बढ़िया तरह वहां आगे। चौसा के युद्ध के बाद हुमायूं को लगा कि यार क्यों हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई। हुमायूं फिर अपने आप को संभालता है 1 साल, और 1540 के अंदर बिलग्राम नामक स्थान, गुरुजी बिलग्राम स्थान कहाँ पड़ता है? बिलग्राम जो स्थान है वो कन्नौज उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। और चौसा गुरुजी कहाँ है? चौसा जो स्थान है वो बिहार के अंदर है, बताया था ना करमवासा नदी का। बिलग्राम के युद्ध में एक तरफ खड़ा है शेरशाह सूरी, और इधर अब हुमायूं अपने एक भाई को लेकर आएगा जिसका नाम था कामरान। किसको लेकर आया? कामरान। शेरशाह सूरी की बहुत बड़ी सेना थी, और इतनी विशाल सेना देखकर दोनों भाई जान बचा के भागा। दोनों भाई भागे यहां से और बोले रहा भाग, ओ कम मैं भागू ये करके दोनों भाई भाग गया। इस युद्ध में बताया जाता है कि ना कोई तीर चला ना कुछ मतलब इतना युद्ध वगैरह हुआ नहीं, तो ही सेना भागी हुमायूं की। और इसी तरह दिल्ली की सल्तनत पर या दिल्ली की बादशाहियत पर हुकूमत हो गई थी किसकी?
अफगानों की। तो दिल्ली पर अब 1540 में किसका राज हो गया? अफगानों का। और अफगानों के अंदर एक वंश की स्थापना हुई, सूरी वंश। सूरी वंश की भारत की गद्दी पे जो स्थापना होती है वो कब होती है? 1540 में। सूरी वंश का जो शासनकाल था वो 1540 से 1556 तक था। सूरी वंश का अंतिम शासक था सिकंदर शाह सूरी। दिल्ली पर अफगानों सूरी वंश की स्थापना किन करी? गुरुजी शेर शाह सूरी ने स्थापना की थी। अब देखो दिल्ली पर अफगानों का क्या हो गया? अधिकार। हुमायूं कहे कि अब कामरान ने, मैं एक बात बोलूं, कामरान भाई मैं जाऊं फारस, तू आठी दे। वो बोले भाई देख इतना जल्दी आवड़ तोड़ में नहीं नाले फारस जानो, तू यहाँ कर अपना छोटा भाई के चल जा हिंदालगढ़ का। हिंदाल गठ है, हिंदाल अमरकोट के राजा वीर साल के पास है। कह फिर भी ना जाऊं। अब देखो तो दिल्ली अब अफगानों का अधिकार अफगानों का अधिकार हो गया भारत की गद्दी पर। अब ये क्या करेगा? देखो इधर, ओ प्यारो सो भारत, भारत और पाकिस्तान की सीमा पे यहां गुजरात में एक स्थान है अमरकोट। अमरकोट का इस समय जो शासक था उस शासक का नाम था राणा वीरसल या राणा वीरसाल। राणा वीरसाल का पास रहता था इंदाल। इंदाल का एक गुरु जिसका नाम था मीर अली। मीर अली, मीर अली एक मौलवी था जो मस्जिद के अंदर रहता था। राणा वीरसाल ने हिंदाल बोले कि मेरा भाई मारो पड़े है और मेरा भाई ने शरण दे। क्या तेरा भाई को नाम क्या है? क्या मेरा भाई को नाम है हुमायूं। कोई बात नहीं है, अपना जो अमरकोट का किला है उसमें ऊपर वाली जो बिल्डिंग है उसमें रूम दे दो हुमायूं को। हुमायूं को जैसे ही रूम दिया, अब जी कौन लायो कमरा में, यहाँ एक भारत को शासक रेडो वो आयास मजाज का व्यक्ति, तो यहाँ बारी और बारियों जाके देख लगे बाहर, तो सामने थी मस्जिद और मस्जिद में मीर अली की बेटी आई थी जिसका नाम था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। हमीदा बेगम पर इसकी जैसे ही नजर पड़ी और देख के बोला कि तुझको ना देखूं तो जी घबराता है। भाई साहब दिन में 24 घंटे में से 16 घंटे यहां बिताता था हुमायूं। अब सोच लो बाकी घंटा में नहातो भी, खातो भी, सोतो भी। अब हुमायूं ने सोचा यार यहाँ कितना दिन पार पड़ेगी, क्यों ना जाकर मिला जाए। हुमायूं जाकर मिलो वीर सालू का है। वीर साल नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया कि सजनी पे दिल आ गया। वीर साल कह रहा मराओ हो गए तुम, हमारे मौलवी साहब की बेटी है क्या कोई, मैं तो ब्याह करना है ऐसा गई। तो कह चलो इन्हें बात टाल दी, क्या कोई नहीं देखागा एक बार जा, अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। थोड़ा दिन बीता तो कह यूं तो पार पड़े को नहीं, वो बाकी गयो कि भैया हमीदा बानो बेगम ब्याह करना करम मराओ हो के कमराओ को नहीं भाई मैं ब्याह करना। ये भी नहीं माना इसकी बात, इसके पास कभी इसके पास दिन में 20 गेड़ा मारना शुरू कर दिया, दोनों ने परेशान कर दिया। ए दोनों बोले रहा है को ब्याह करावा नहीं तो परेशान करा वो अपना ने। और इन दोनों ने मीर अली से बात करते हुए हुमायूं का निकाह कर दिया हमीदा बेगम से। अच्छा ये याद रखना हुमायूं कब आया था इसके पास? 1541 में। हमीदा बानो बेगम से जैसे ही निकाह कर देता है, हमीदा बानो और हुमायूं का निकाह होने 41 में निकाह हुआ था इनका, यानी 29 अगस्त 1541 में क्या हुआ? विवाह। और बताया जाता है कि विवाह के एक वर्ष बाद अक्टूबर 1542 में अमरकोट के राणा वीर साल के महल में एक पुत्र जन्मा जिसका नाम क्या था? अकबर। इतना बेहतरीन शासक था, अकबर पढ़ाने का आनंद लगे। एक बात देखो, अकबर का बाप था हुमायूं, हुमायूं का बाप था बाबर। बाबर जब मरता है तो इसे बहुत बड़ा साम्राज्य देकर जाता है हुमायूं को, बहुत बड़ा सारा साम्राज्य खो दिया था। और अकबर जब जन्मा था तो हुमायूं के पास कुछ नहीं था। और याद रखना मुगल काल में सबसे ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार किसके समय हुआ था? अकबर के समय।
मायने ये नहीं रखता किस घर में पैदा हुए हैं, मायने ये नहीं रखता किस परिस्थिति में पैदा हुए हैं, मायने ये रखता है कि परिस्थितियों में इतनी परिस्थितियां मुश्किल झेलने के बाद भी हम क्या करके दिखा सकते हैं लोगों को, मायने ये रखता है। मैं एक बार देख लूं कि क्लास में वो उधर वाला लिखा हुआ आ तो रहा है ना, एक मिनट। हाँ अब ठीक है। तो देखो मेरा भाई, अकबर का जन्म हो गया अक्टूबर 1542। अकबर के जन्म के बाद यहां से यह निर्णय लेता है कि अब भाई मैं जाऊं फारस। कहां जाऊंगा? फारस। फारस का उस समय शासक था तैमासप। एक प्रश्न आता है, मीर खलीफा षड्यंत्र क्या था? हुमायूं के समय एक षड्यंत्र हुआ था जिसका नाम था मीर खलीफा षड्यंत्र। यह क्या था? देखो, बाबर का एक मंत्री था जिसका नाम था निजामुद्दीन खलीफा। निजामुद्दीन खलीफा ने हुमायूं के साला हो गया ना, यानी हुमायूं की बहन का नाम था गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम और बदन बेगम के पति को शासक बनाना चाहा। याद रखना, मीर खलीफा षड्यंत्र क्या था? जो निजामुद्दीन खलीफा था वो शासक किसी और को बनाना चाहता था, ऐसे मानो, यानी इसका पति था वो शासक, उसको बनाना चाहता था, लेकिन गुलबदन बेगम हुमायूं को बनाना चाहती थी। गुलबदन बेगम उसे जेल में कैद करवाते हुए इससे रिक्वेस्ट करती है और निजामुद्दीन खलीफा समय हुमायूं को शासक बनाता है। 30 दिसंबर 1530 में राज तिलक करवाता है। यह था मीर खलीफा षड्यंत्र। अब देखो, अब हुमायूं चला गया कहां पर? फारस। और फारस में जाते हुए एक शासक फारस का जिसका नाम था शाह तैमासप, इसके पास जाता है शाह तैमासप। और शाह तैमासप को जाकर बोलता है कि देख, मेरे पास एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसका नाम था भारत, वो मैं खोकर आया हूं भाई, मेरे को शरण दे। इसने कहा ये क्या बात है, तेरे को भारत देता हूं मैं, शरण की देने की क्या बात है? हुमायूं जैसे ही ये बात बोला कि तेरे को भारत देता हूं, हुमायूं जोर की कूद के पड़े, गला दे। क्या? सुन पहला ध्यान हो, हमारे फारस के अंदर एक मत चलता है जिसका नाम है शिया। मुस्लिम संप्रदाय में दो मत होते हैं, शिया और एक सुन्नी। पहले तो तेरे को शिया मत, क्योंकि हमारे यहाँ शिया की बहुत ज्यादा है, तो शिया मत को स्वीकार करना होगा। पहली बात कर लूंगा। दूसरी बात, तुझे मुझे काबुल और कंधार जीत कर देना होगा। कंधार पर इंदाल था और काबुल पर कामरान था। इस समय दिए तो अलग थे, लेकिन ये आगे बताया जाता है जब ये फारस जा रहा था तब हिंदाल ने अकबर को किडनैप कर लिया था। किसको? अकबर को। क्यों कर लिया था? देखो, शाह तैमासप ने कहा था कि तू मुझे शिया मत के साथ साथ स्वीकार करने के साथ साथ काबुल और कंधार देगा, क्योंकि मैं इसको बनाना चाहता हूं फारस के अंदर। इसने कहा दिए तुझे काबुल कंधार, तो इसने कहा तुझे भारत भी दिया, कहला दे तो, क्या तू दे तो काबुल कंधार। बात तो सही है, बिल्कुल सही है। अब मामला ये हुआ, काबुल और कंधार जैसे ही मांगा तो हुमायूं आयो भाग के कल कामरान को दिए हुए थे ना, भाई तू मेरे को काबुल और कंधार दे। कामरान बोले खड़े हो गए, मारे थप्पड़ घुमा गए, आपको तो पूरा भारत तो बड़ो वो इतना खो दियो, तेरे ये और कौन खुड़ेगे, ये और खोना चाहता है क्या? इसने मना कर दिया। इसको गुस्सा आया हुमायूं ने आक्रमण कर दिया कंधार पे सबसे पहले, और कंधार छीन लिया किससे? इंदाल से। इंदाल से कंधार छीन कर दे दिया किसे? फारस की सेना का सहयोग लेकर छीना था कंधार, तैमासप को खुशी हुई और फारस में मिला लिया। उसके बाद इंदाल ने इसके बेटे अकबर को दे दिया था कामरान को। अब देखो,
कामरान क्या करता है, काबुल के किले के ऊपर है, ये बात है 1547 की। अकबर का जन्म हुआ था 42 में। कितने वर्ष का बालक है? 5 वर्ष का। इस 5 वर्ष के बालक को किले के आगे खड़ा कर देता, लटका देता है ऊपर। क्यों लटकाया? क्योंकि दूर से हुमायूं इसको देख ले और यहां से तोप चलानी शुरू ना करे, इसलिए लटका दिया था। और हुमायूं गया, हुमायूं बोले अरे रुको रुको, सारा सेनापतियों ने, क्योंकि इसको अपना बेटा दिख गया था। हुमायूं ने 1 मिनट सोचा, सोच के बोला चला दो तोप। सोचकर निर्णय लेने चाहिए, निर्णय एकदम सही होते हैं। सीधा ही कह दियो कि फाइनल आज हूँ, कौन बोलूँ, ऐसे नहीं। अगर कभी गुस्से में हो तो उस समय या तो शांत जगह में चल जाया करो, फोन स्विच ऑफ कर दिया करो, किसी का बात होती हो तो। समझ गया गुरु जी? देखो तो काबुल पर हुमायूं ने आक्रमण किया और क्या बोला कि चलाओ गोलियां, अगर जीनता रिया तो बेटे तो कितने ही जाम लेगा, लेकिन भारत फिर कभी नहीं आएगा हाथ में। और यही किया इन्होंने, सेनापतियों ने चलाया और यहां से हुमायूं ने काबुल भी छीन लिया। ये भी किसको दे दिया? यानी इसकी दोनों शर्तें पूरी की, काबुल कंधार भी दिया और सियामत भी स्वीकार किया। अब इसने बोला कि मैं तेरे को अब दूंगा भारत, और भारत देने के बदले में इसने एक व्यक्ति दिया जिसका नाम था बेरा खां। क्या इस व्यक्ति का सहयोग कर, ये इतना बहादुर सेनानायक है, तेरे को भारत अकेला जिता देगा। वही बात हुई हुमायूं 15 मई 1555 में एक युद्ध लड़ता है जिसका नाम था मच्छीबाड़ा का युद्ध। मच्छीबाड़ा का युद्ध। उसके बाद जून 1555 में एक युद्ध होता है जिसका नाम था सरहिंद का युद्ध, बंगाल के अंदर हुआ था ये। मच्छीबाड़ा के युद्ध में सिकंदर शाह सूरी को हुमायूं हरा देता है। इसी सरहिंद के युद्ध में भी सिकंदर शाह सूरी के साथ युद्ध लड़ा जाता है और यहां भी सिकंदर शाह सूरी की क्या हो जाती है? हार। सिकंदर शाह सूरी सरहिंद और मच्छीबाड़ा के बड़े युद्धों में हारने के बाद यहां मर जाता है 1556 में, और सूरी वंश यहां समाप्त हो जाता है 1556 में। और 1556 में पुनः दिल्ली की गद्दी आती है किसके हाथ? हुमायूं के। यह महीना था जुलाई का। जुलाई 1556 में हुमायूं पुनः एक बार फिर भारत का शासक बना। अब देखिएगा कहानी। ऐसी जिंदगी होगी हर तरफ खुशी होगी, इतना प्यार दूंगा तुझे ऐ मेरे सनम, अब ना कोई गम होगा ना ये प्यार कम होगा। हुमायूं, अब सुनो, हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लेता है पुनः, और दिल्ली की गद्दी पर अधिकार करते ही इसने एक नगर बसाया जिसका नाम था दीनपना। दीनपना जो नगर था वो दिल्ली के अंदर बसाया। इसी दीनपना का किला भी बनवाया और इसी दीनपना नगर में सौर मंडल नामक एक पुस्तकालय भी बनवाया। और बताई जाए कि हुमायूं एक दिन इस दीनपना से उतर रहा था, चांदनी चौक के अंदर बनवाया था ये। तो इस सौर मंडल की यानी दीनपना में सौर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? सीढ़ियों से गिरने के कारण। हुमायूं मरने से पहले जितने सीढ़ियां गिरते हैं, अथवा तो मर कौन गयो, कुछ मिनटों बाद मरा था। बाकर आई इसकी पत्नी हुमायूं की, जिसका नाम था हाजी बेगम या हमीदा बानो बेगम। हमीदा बोली क्या कसम खाई थी, जीवन भर मेरा साथ निभाएगा, तू तो छोड़ के जा रहा है। हुमायूं ने मरते मरते एक बार अपना पूरा बैकग्राउंड याद किया, और जब अपने बैकग्राउंड थे, बताओ क्या याद आओगे ना? बैकग्राउंड जैसे याद किया तो इसको एक व्यक्ति याद आया जिसका नाम था निजाम बिस्ती। क्या यार, इसको मैंने एक व्यक्ति इसको कहा था कि ये भारत का शासक बनाना है। इसको अपनी पत्नी को मरते मरते कहा कि तू इसे भारत का राजा जरूर बनाना एक दिन। बाबा बोली ठीक है। निजाम बिस्ती को एक दिन के लिए भारत का बादशाह बना दिया जाता है। तो याद रखना, भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जो एक दिन के लिए शासक बना, निजाम बिस्ती।
नायक खलनायक फिल्म देखी नहीं, अमीर वो बने अनिल कपूर बिया बन गयो। शासक बनने के मात्र 8 घंटे बाद मौत हो जाती है किसकी? निजाम बिश्ती की। कागजों पार्टी को देखेगा नहीं तो कुछ, लेकिन 8 घंटे में इसने बहुत कुछ काम किया। गुरुजी क्या पहला काम, वो बोलियो कि यार करूं क्या मैं आज़ाद के लिए राजा हूँ, तो काम किया करूँ। इसने कहा कि मैं ये कह दूँ कि हुमायूं को सारो खजाना मेरे घरे पहुँचा दो, लेकिन फिर वो सोचो का खजाना तो एक कोस लेगा कल वापिस, मैं ऐसा काम करूँ जो मेरे समाज और मेरे लिए बढ़िया हो जाए। क्या किया? सॉरी दोस्तों, इसने चलाए चमड़े के सिक्के। किसके सिक्के चलाए? चमड़े के। अभी ये मछुआरा था एक, तो चमड़ो अधिक हो, वो चमड़ा सिक्का। और मिट्टी के बर्तन में सब कुछ भोजन वगैरह करेंगे, सोने के बर्तन में नहीं, तो मिट्टी के बर्तन चलाए। किसने? निजाम बिश्ती है। अच्छा गुरुजी, शेर शाह सूरी 1545 के अंदर कालिंजर के अंदर उक्का नामक अग्निस्त्र चलाते हुए मारा गया। कल पढ़ाऊंगा शेर शाह सूरी पूरा। अब हुमायूं की मृत्यु हुई। अब हुमायूं से संबंधित प्रश्न सुन लो, कौन कौन से एग्जाम में आ सकते हैं। हुमायूं की मृत्यु कब हुई? 1556 के अंदर। हुमायूं का मकबरा कहां पर है? तो हुमायूं का मकबरा है दिल्ली के अंदर। गुरुजी बनाया किसने था? हाजी बेगम ने। याद रखना ये मकबरा है, इसका वास्तुकार कौन था? नूरजहां के पिता इसके क्या थे? वास्तुकार। गुरुजी नाम क्या था? मिर्जा गियास बेग। मकबरा 4 बाग शैली पर आधारित है। इस मकबरे में दोहरे गुंबद का भी प्रयोग किया गया है। दोहरे गुंबद का यूज किया गया किस मकबरे में? हुमायूं के मकबरे में। याद रखना हुमायूं का जो मकबरा है इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं। ताजमहल का पूर्वगामी किसे कहते हैं? हुमायूं के मकबरे को। अच्छा थाने याद ही होगा, कराई थी मैंने ये। हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं की बहन ने लिखा था, ना कि हुमायूं ने। बाबरनामा तो बाबर ने लिखा था, लेकिन हुमायूं नामा हुमायूं की बहन जिसका नाम था गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। ये इतना सा था सिर्फ और सिर्फ हुमायूं। अच्छी बात है, हुमायूं थाने याद है, बाकी पढ़ेंगे कल। अभी देखो दोस्तों मैं आपको बताऊँ, इतनी रात हो जाती है। अभी ये जो मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10:30 का टाइम है रात को, क्योंकि दिन में क्लासें होती हैं। तो मैं क्षमा चाहूँगा आपसे, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप बुरा मत मानना, गुरुजी हर रोज़ क्लास नहीं देते। थोड़ी सी मजबूरियाँ हैं, ये जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। मजबूरियाँ हैं कि काम पूरे दिन रहता है, क्लासें बनाना है ना, इसीलिए। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।